अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जिस जनरेशन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं बन पाएगी, इसी जेनजी ने नेपाल में गवर्नमेंट गिरा दी है। नेपाल की प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मजबूर कर दिया इस्तीफा देने पर। अब वो अलग बात है कि प्रोटेस्ट इस हद तक पहुंच गई है कि प्रधानमंत्री के घर पर भी आग लगा दी गई है। पार्लियामेंट भी आग की लपटों में घिर चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर को तो सड़कों पर निकाल कर जूतों से मारा गया प्रोटेस्टर्स के द्वारा। इसी सब में एक अनफॉर्चुनेट डेथ हुई पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ की, जब उनके घर पर आग लगाई गई। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या कारण इस सब गुस्से के पीछे? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने की वजह से हमें ये सब देखने को मिल रहा है? इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। इसके पीछे कारण इससे कहीं ज्यादा और गहरे हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। ये बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोग की भीड़ इकट्ठी हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो किसी ने कॉलेज की। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल नाम के एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था और प्रोटेस्टर्स काठमांडू के बीच मौजूद सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट माइतीघर मंडला से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। ये मार्च लगभग पूरी तरह से नॉन वायलेंस और पीसफुल था, लेकिन सरकार के द्वारा पुलिस को तैनात किया जाता है प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए, और पुलिस वाटर कैनल, टीयर गैस और रबर बुलेट इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में क्लैश देखने को मिलता है। कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर भी घुस जाते हैं, लेकिन फिर पुलिस जो यहाँ पे करती है उसे पूरा देश देखकर दंग रह जाता है। पुलिस ओपन फायर कर देती है प्रोटेस्टर्स पर सीधा। लाइव बुलेट से कम यहाँ पर 19 लोग मारे जाते हैं। 2000 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। यहाँ कोई रबर बुलेट नहीं थी, बल्कि एक्चुअल में बुलेट थी। मरने वाले में से एक 12 साल का बच्चा भी था। जाहिर सी बात है, इस तरीके की तानाशाही देखकर कोई चुप नहीं बैठना चाहेगा। जैसे ही ये खबर फैलती है जनता में, और लोग सड़कों पर आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्टर्स की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ जाती है। पूरी की पूरी सड़क लोग से गिर जाती है। सरकार कंट्रोल बनाए रखने के लिए दोपहर के 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर कुछ नहीं होता। प्रोटेस्ट और बढ़ता ही जाता है। काठमांडू के अलावा पोखरा, बुटवल, भरतपुर और दमक जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगते हैं। इन प्रोटेस्ट के होने के पीछे एक कारण, इसकी सबसे ज्यादा बात की गई है मीडिया में, वो है सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर बैन लगाया जाना। नेपाल में असलियत में दोस्तों ये एक कारण जरूर है, लेकिन इससे बड़े कई ज्यादा और कारण हैं, जैसे कि करप्शन, सरकार की मिस गवर्नेंस, बढ़ती बेरोजगारी और सरकार में बैठे मंत्रियों का नेपोटिज्म। इन सब की आगे बात करते हैं, लेकिन पहले सोशल मीडिया वाले पॉइंट पर आए तो नवंबर 2023 को सोशल मीडिया कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने और लोकल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने को कहा गया था। नेपाल की सरकार ने कहा था कि ये हेट स्पीच, फेक न्यूज, फ्रॉड रोकने के लिए जरूरी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सरकार ने इस चीज को लेकर 5 नोटिस भी दिए। बाद में 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़कर किसी बड़े प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जिन कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन कराया उनमें से सिर्फ एक बड़ा नाम शामिल था, चाइना का टिकटॉक। इसी बीच नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में सरकार को रजिस्ट्रेशन न कराने वाले सोशल मीडिया एप्लीकेशन को बैन करने की अनुमति दे दी थी। फिर इसी साल 28 अगस्त की बात है, सरकार कहती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 सितंबर तक खुद को रजिस्टर कराओ, नहीं तो बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनीज ने ऐसा नहीं किया। इसी कारण से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश से बैन हो गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और ट्विटर जैसे लगभग सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसमें शामिल थे, एक्सेप्ट टिकटॉक। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि सरकार ने सिर्फ इसलिए किया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर सके और जनता की आवाज दबा सके। Social media banned by the government extremely, it is against our freedom of speech and they want to control us just like a dictator. सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो वायरल हो रहे थे जो सरकार में करप्शन और नेपोटिज्म को एक्सपोज कर रहे थे।
सरकारी मंत्रियों के नेपो किड्स और उनके लेविश लाइफ स्टाइल को एक्सपोज किया जा रहा था। असल में नेपाल की यंग पॉपुलेशन में करप्शन, बेरोजगारी और इकोनॉमी इनक्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। 2024 में नेपाल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20.82% पर था। सोच कर देखो, हर 5 में से एक नौजवान बेरोजगार है। यहाँ नई जॉब बहुत कम क्रिएट हो रही है और लोगों को जॉब ढूंढने के लिए दूसरे देशों में माइग्रेट करना पड़ रहा है। हालत इतनी खराब हो गई है कि हजारों लोग तो केवल पैसे के लिए रशिया यूक्रेन वार तक में लड़ने चले गए। सही सुना आपने दोस्तों। फरवरी 2024 तक नेपाल के लगभग 15,000 से ज्यादा लोग रशिया मिलिट्री को ज्वाइन कर चुके थे। यहाँ इन लोगों को कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ही फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेज दिया। सबैजनालाई नमस्ते छ। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग। अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ। मैले त्यो नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि। और इसी कारण से रशिया यूक्रेन वार में कई सारे नेपाली सिटीजन भी मारे गए हैं। मौत का खतरा होने के बावजूद ये लोग रशिया जाते हैं क्योंकि नेपाल में इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी कम है और रशिया अपनी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए इन्हें लुक्रेटिव ऑफर देता है। कुछ फाइटर्स का कहना है कि वो बोनस और सैलरी मिलाकर $4,000 पर मंथ कमा लेते हैं, जो 5 लाख नेपाली रुपए से ज्यादा होता है। अब इन हालातों को देखकर नेपाल की पॉलिटिशियन थोड़ी हमदर्दी दिखा दी, थोड़ी इम्पैथी दिखा दी तो शायद इतनी सिचुएशन इतनी बिगड़ती नहीं। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। नेपाल में पॉलिटिशियंस के बेटे अपने लग्जरी लाइफस्टाइल शो ऑफ करने लगे सोशल मीडिया पर। एकातिर नेपाली नेताका छोराछोरी र नाति नातिनाहरूले कति आरामदायी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउने तस्बिरहरू, जसमा उनीहरूको विदेश ट्रिप, शानदार पार्टी अनि महँगो सामानहरूको कलेक्शन देखिन्छ। लोगों ने इस आयरनी को देखा और लोग आवाज उठाने लगे। हैशटैग नेपो किड्स और ट्रेंड करने लगा। जब बाद में सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाया गया तो टिकटॉक ऐसे वीडियो से फ्लड कर दिया गया नेपाली लोगों के द्वारा और नेपाली यूथ के द्वारा इन वीडियोज में बस एक सिंपल सा कंपैरिजन दिखाया गया। आम नेपालीज के डेली लाइफ में आने वाली परेशानी और पॉलिटिशियंस के बच्चे के लेविश लाइफ स्टाइल का। बच्चे जो डिजाइनर क्लॉथ में घूमते हैं और लग्जरी कार शो ऑफ करते हैं। टिकटॉक पर भी हैशटैग नेपो किड्स और हैशटैग नेपो बेबी ट्रेंड करने लगे। 8 सितंबर की हुए प्रोटेस्ट में भी एक पोस्टर पर लिखा था, पॉलिटिशियंस के बच्चे विदेश से गुच्ची के बैग लेकर लौटते हैं, आम लोगों के बच्चे ताबूतों में यानी कि कॉफिन्स में लौटते हैं। ये रशिया यूक्रेन वार में मारे जाने वाले नेपालीज की तरफ इशारा था। इसके अलावा करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है नेपाल में। नेपाल का यूथ साथ के सेम पॉलिटिशियन से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जो बारी बारी से सरकार बनाते हैं और सरकार से जाते हैं। इसी कारण से मार्च के महीने में भी नेपाल में एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों ने कहा था कि नेपाल की रिपब्लिक बनने का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और शायद उसे वापस मोनार्की बनाना चाहते। ये भी एक बड़ी कमाल की चीज है कि लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए पॉलिटिशियन से कि डेमोक्रेसी हटाकर वापस उसे मोनार्की बनाने की बात करने लगे। असल में बात क्या है दोस्तों कि साल 2008 से पहले नेपाल देश एक मोनार्की था, यानी कि सारी पावर जनता के द्वारा चुने गए किसी पॉलिटिशियंस के पास नहीं थी, बल्कि एक राजा के पास थी। इनका आखिरी किंग ज्ञानेंद्र। इनको सत्ता से हटाने के लिए 2 बार मूवमेंट हुए थे। एक था 2006 का लोकतंत्र आंदोलन और दूसरी थी बहुत सालों से चल रही माओइस्ट इंसर्जेंसी। 28 मई 2008 को ऑफिशियली मोनार्की को एबोलिश कर दिया जाता है और नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। We believe that all of us will work hard together to make the dream of new Nepal come true. तब से लेकर आज तक 17 साल बीत चुके हैं और इन 17 सालों की डेमोक्रेसी में 13 बार नेपाल की सरकार बदल चुकी है। कभी केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनते तो कभी पुष्पा कमल दहाल तो कभी शेर बहादुर देवा। इन्हीं 2-4 पॉलिटिशियंस के बीच में पावर रोटेट करती रहती है। गठबंधन बनाते और कुछ महीनों बाद ही गठबंधन टूट जाते। नेपाल में 2 डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट। नेपाली कम्युनिस्ट की 2 मेजर पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट एंड लेनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओ सेंटर। यही पार्टीज आपस में और छोटी पार्टी के साथ अलायंस करके सरकार बदलते रहे हैं, लेकिन इन तीनों पार्टीज के लेग पर करप्शन का आरोप लगा है। नेपाली कांग्रेस हेड फॉर्मर पीएम शेर बहादुर देवा पर एयरक्राफ्ट में इलीगल कमीशन लेने का आरोप है। उनकी पत्नी आरजू राणा देवा जो अभी नेपाल की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, उन पर नेपाली सिटीजन फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए भूटानीज नेशनल दिखाने का आरोप है। ऐसा करने से उन्हें रेफ्यूजीज के तौर पर अमेरिका भेजा जा सके। सीपीएन एमसी के हेड और 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके पुष्पा कमल दहाल, इन पर माओइस्ट गोरिल्ला फाइटर्स के लिए पैसों को डाइवर्ट करने का आरोप है। अंत में केपी शर्मा ओली को डिजाइन करना पड़ा